हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता शिक्षण की प्रणालियाँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गीत प्रणाली। गीत प्रणाली प्राथमिक स्तर के बच्चों को कविता कराने के लिए गतिविधि, ये जो गीत प्रणाली है ये गतिविधि मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि गीत और कहानी बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। गीत खेल व मनोरंजन के साधन बनते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए यह प्रणाली उचित है जब वह स्वर और ताल के साथ संगीत में गीत सुनते व गाते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है। चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। इस प्रणाली में अध्यापक स्वयं लय, ताल व स्वर के साथ गाता है और बच्चे क्या करते हैं, उसका पीछे से अनुकरण करते रहते हैं। धीरे धीरे यह गीत याद हो जाता है और यदि अध्यापक यहाँ पे हारमोनियम बजाने में कुशल है तो वो उसे बजाकर भी प्रस्तुत कर सकता है और विद्यार्थी एक ताल में ताली बजा सकते हैं। इस तरह से वह कविता गाने में रुचि लेते हैं और सरल गीतों को भी जल्दी ही कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। गाने के माध्यम से भी आप जिस तरह से है कि अगर आपको ये सुनाना है जिस तरह से नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इस तरह से आप गा सकते हैं। जिस तरह से दूसरा है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन से जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ दुम हिला के दौड़ा। इस तरह से आप गा सकते हैं। या आप एक जिस तरह से आपका एक मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। इस तरह के गीत सामूहिक व व्यक्तिगत भी स्वर गाए जा सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे कि जो बच्चे ज्यादा जोर से न गाएं, तो इस तरह से उन्हें बच्चों को याद हो जाता है। दूसरा है अभिनय प्रणाली। ये जो अभिनय प्रणाली है यहाँ पे बॉडी जेस्चर्स के साथ, यानी छोटे बच्चों के लिए अभिनय या नाट्य प्रणाली का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अभिनय प्रणाली में वे गीत गाने में बहुत ही आनंद लेते हैं। छोटे छोटे हाथों से वे स्वाभाविक अभिनय करते हुए सुंदर लगते हैं। अभिनय सामूहिक भी हो सकते हैं तथा व्यक्तिगत भी करवाया जा सकता है। और यहाँ पे जो अध्यापक होता है जिस तरह से उचित समझता है उसका प्रयोग वह कर सकता है और इसके लिए अध्यापक स्वयं थोड़ा अभिनय या अंग संचालन करके दिखाए, बच्चे उसी का अनुकरण करें। क्योंकि यहाँ पे जो जब अध्यापक आदर्श स्वर वाचन कर रहा है कविता को, तो अभिनय अंग संचालन के साथ वो उस कविता को करवाए। तो अभिनय में आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। मोर है मेरा नाम रे, जंगल मेरा गांव रे, वर्षा में खुश होकर नाचूं मैं बादल की छांव में, पंखों में है चांद सितारे, नाले नीले पीले प्यारे प्यारे, बादल की अंधियारी भांति भली न लगती धाम रे, मोर है मेरा नाम रे, जंगल मेरा धाम रे। इसमें बच्चा मोर की भांति अंग संचालन करते हुए वर्षा और खुशी के भाव को प्रकट करता हुआ गीत गाएगा। तो जो इस प्रणाली में अध्यापक यहाँ ध्यान रहे कि जो कृत्रिम अंग है, अंग संचालन और अधिक अभिनय उचित नहीं है, आवश्यकता के अनुसार ही करवाया जाना चाहिए। और अध्यापक को कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था को भी देखने की आवश्यकता होती है। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रणाली में कक्षा जीवंत
हो उठती है। कलियों के समान नन्हे बच्चे खिल उठते हैं। कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती है। वातावरण भी सजीव हो उठता है। तो कुछ सीमाओं में रहकर इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है शब्द अर्थ बोध प्रणाली। जो ये शब्द अर्थ बोध प्रणाली है, इसको ये प्राथमिक स्तर में इस विधि का प्रयोग उचित है, क्योंकि इस स्तर पर कविताओं में नई शब्दावली का समावेश होता है, जिनका अर्थ स्पष्ट करके ही भाव समझाया जा सकता है। यहाँ पे अध्यापक किसी एक छात्र से कविता पढ़वाता है, तो वो जो अध्यापक होता है वो किसी बच्चे को खड़े कर एक कविता पढ़वाता है और स्वयं उसका अर्थ भी समझाता रहता है, अर्थ बताता रहता है। छात्र गद्य पाठ की भांति कविता का अर्थ समझते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइनें बोलती हूँ, जिस तरह से समझाया जाना चाहिए, अर्थ बच्चा बोलता जाएगा, अर्थ समझाता जाएगा अध्यापक। तो जिस तरह से तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। तो आप इस तरह से अध्यापक उसे समझा सकता है कि तरवर का अर्थ है वृक्ष, खात यानी खाता, सरवर का अर्थ है सरोवर यानी तालाब, पियत यानी पीना, नीर का अर्थ है पानी। तो अर्थात वृक्ष फल नहीं खाता है, सरोवर पानी नहीं पीता है। तो इस तरह से बच्चों को शब्द अर्थ बोध प्रणाली के तहत समझाया जा सकता है। अब आता है व्याख्या प्रणाली। ये जो व्याख्या प्रणाली है, कविता पढ़ाने के लिए यह उचित प्रणाली है। इस प्रणाली में भाव की भांति भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है कि काव्य सौंदर्य पर भी विचार किया जाता है, और यह प्रणाली कठिन शब्दार्थ कथन से प्रारंभ होकर भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य की ओर भी विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ पे शैलीगत विशेषताओं का वर्णन भी होता है और अध्यापक छंद अलंकारों का ज्ञान देता हुआ विचारात्मक व रसात्मक सुसंबद्धता स्थापित करता है। तो इसके बाद आता है व्यास प्रणाली। ये जो व्यास प्रणाली वैसे तो व्याख्या प्रणाली का ही है। व्यास प्रणाली क्या होता है कि व्यास प्रणाली, इस प्रणाली में जो शिक्षक अध्यापक होता है शब्दार्थ, व्याख्या, समीक्षा आदि स्वयं ही प्रस्तुत करता है और कथा वाचकों की भांति स्वयं ही बोलता जाता है और बीच बीच में दृष्टव्य भी देता जाता है। आपने सुना ही होगा कि जब कहीं भागवत लगा होता है, वहां पे जो आचार्य होते हैं, आगे जो पाठ पढ़ रहे होते हैं, वह स्वयं समझाते रहते हैं और उसका बीच बीच में दृष्टव्य भी देते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अध्यापक इस व्यास प्रणाली कथावाचकों की भांति स्वयं भी बोलता जाता है। तो यह विधि जो होती है वो अध्यापक को सक्रिय रखती है और जिस तरह से यद्यपि उदाहरण और दृष्टांत देकर इसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं, दृष्टांत देकर भी प्रभावशाली इसे या समझाया जा सकता है, परंतु फिर भी यह विद्यार्थी केंद्रित नहीं होता है। व्याख्या करते करते अध्यापक मूल भाव से हट भी सकता है और छात्रों के सक्रिय सहयोग न होने में उनमें काव्य रस आस्वादन की योग्यता पैदा करने में सक्षम भी है और उन्हें भावाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो अध्यापक होता है, इस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों की मानसिकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है, ये आता है तुलना प्रणाली। जो तुलना प्रणाली है, इस प्रणाली में अध्यापक समभाव की कविताओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत कर तुलनात्मक ढंग से व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो अध्यापक तुलनात्मक ढंग से व्याख्या कर रहा होता है, तो यहाँ पे तुलना के समय कविताओं को प्रस्तुत करते हुए जो अध्यापक होता है, इस बात का ध्यान रखे कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी पर व्यर्थ
बोझ न पड़े, अपने अधिक ज्ञान प्रदर्शन में मूल कविता के भाव को धूमिल न होने दे। वैसे भी यह जो बच्चे कक्षाओं के लिए उचित है, माध्यमिक कक्षाओं में इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए दुरह बन जाएगा। यानी तुलना के लिए जिस भाषा को विद्यार्थी जानते हो उसी भाषा में तुलना की जाए। ये नहीं होना चाहिए कि अध्यापक आगे तुलना कर रहा है तो वो उस शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो बच्चा नहीं समझ रहा है। तो हमें तुलना करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसे विद्यार्थी जानती हो, उस भाषा में तुलना की जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा कि उसी भाव को यदि किसी विदेशी या प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अनुवाद जरूर होना चाहिए। अगर दूसरी भाषा में भी किया जा सकता है जाता है तो उसका अनुवाद भी किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी के लिए सुग्राह्य हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके लिए अध्यापक को परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती तो है, परंतु तुलना से छात्रों की विवेचना शक्ति व भाव ग्रहण योग्यता में वृद्धि होती है। यहाँ पे जो विद्यार्थी होता है भिन्न कविताओं को जानकर आनंदित भी होते हैं। इस प्रकार तुलना प्रणाली में छात्रों की रुचियों को जागृत करना सरल हो जाता है। जिस तरह से एक है समभाव की कविताओं का उदाहरण, कविवर तुलसीदास प्रभु कृपा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासू कृपा जासू कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो यहाँ पे जो महाकवि तुलसीदास ने निम्नलिखित पद से उस श्लोक की तुलना की जाती है। चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अधे अधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो इस तरह से एक कवि की तुलना दूसरे कवि की तुलना के साथ की जा सकती है। अब आता है समीक्षा प्रणाली। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि अब तक छात्रों का मानसिक विकास यहाँ पे प्राप्त हो चुका होता है और वह काव्य तत्वों के ज्ञान से भी विज्ञ होते हैं। इसमें काव्य सिद्धांतों के आधार पर कविताओं की समीक्षा तथा गुण दोषों का यहाँ पे विवेचन किया जाता है और इस प्रणाली में शिक्षक जो अध्यापक होता है केवल सहायक की भूमिका अदा करता है। इसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं। अब आता है खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली वो प्रणाली होती है, इस प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली महाकाव्य, लंबी कविताओं तथा विशेषणों से युक्त कविताओं के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें एक एक भाव, शब्द, घटना का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में काव्य पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं और सामूहिक शिक्षण के लिए यह श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब लास्ट पॉइंट आता है भाव बोध प्रणाली। ये इसमें जो शब्दार्थ तथा खंडान्वय विधि की अपेक्षा यहाँ भाव बोध प्रणाली अधिक उपयुक्त है। इसमें अध्यापक पूरी कविता का आदर्श वाचन कर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से अनुकरण वाचन करवाकर कठिन शब्दों का यहाँ पे निवारण करता है तथा कविता में आए प्रसंगों का वर्णन करता है। और फिर उसके पश्चात कविता का वाचन कर उसमें निहित रस और व भाव का स्पष्टीकरण करता है। उदाहरण के लिए जिस तरह से एक मैं बताती हूँ आपको, माखन नाग चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। अगर आप वो पढ़ा रहे हैं, अध्यापक वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते समय अध्यापक पूरी कविता का आदर्श स्वर वाचन करेगा। फिर छात्रों से अनुकरण वाचन कराने के पश्चात
कठिन शब्दों का छात्रों की सहायता से स्पष्टीकरण करेगा। तत्पश्चात पुनः कविता का आदर्श वाचन कर भाव स्पष्ट किया जाएगा कि एक पुष्प की अपने देश के प्रति एकमात्र क्या इच्छा है। भाव को समझाते हुए छात्र स्वयं काव्य की सौंदर्य अनुभूति करते हैं। धन्यवाद।